का खास पैनल, तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीना गंजूमल्ला, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि, हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। महिलाओं के स्वास्थ्य की जब बात आती है तो सिर्फ उन महिलाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि जानकारी पहुंचे उन सभी महिलाओं तक कि वो अपनी सेहत का ख्याल करें, जिससे कोई भी बीमारी न हो और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हो पाए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले डॉक्टर वीना, आप ही से हम ये समझने की कोशिश करें, अगर हम भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, इंडियन सिनेरियो को अगर समझें, तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमारे सामने हैं? देखिए संजीव जी, हमारे देश में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण एक स्तंभ है वो हमारे समाज में, और उनका एक अलग अलग रोल है हर आयु में। और ये किशोर अवस्था में भी उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर गर्भवती जब वो होती है तब भी उसके लिए काफ़ी समस्या, और ये वृद्धा अवस्था तक ये चुनौतियाँ चलती है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक अजन्मे शिशु की तरफ देना चाहूँगी, जब वो उसमें एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या पक्षपात होता है, और उसमें एक फीमेल फीटिसाइड की तरफ मैं आपका ध्यान दिखाना चाहूँगी। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन जन्म से पहले ही लड़की के साथ शुरू हो जाता है। फिर जब तक वो किशोर अवस्था में आती है तो उसमें कई फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, और यही फिर समस्या गर्भवती महिला में भी आती है, जब उसमें कुछ गर्भवती का उसको अपना एक दायित्व पूरा करना होता है। जी, तो एक विशेष साइकिल है डॉक्टर ऋषि, जहाँ पर भेदभाव की शुरुआत, जैसा डॉक्टर वीना ने कहा, कि जन्म से पहले ही हो गई, उसके बाद दुनिया में आने के बाद जब तक जिंदगी चलती है, हर कदम पर, हर मुकाम पर इसका सामना करना पड़ता है। अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात की जाए, हालांकि सेहत को लेकर ही महिलाओं का जोर या तवज्जो उसकी तरफ कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की बात करें, महिलाओं में कितनी ज़्यादा हैं और क्या उसी रेशियो में आप तक महिलाएं पहुंचती हैं उन्हें लेकर? बिल्कुल, जैसा कि देखा गया है कि महिलाओं में शारीरिक समस्याएं भी बहुत अधिक होती हैं, उसी तरह से मानसिक समस्याएं भी उतनी ही होती हैं, और दोनों का रिलेशनशिप भी है। अगर बहुत देर तक उनमें शारीरिक समस्याएं रहेंगी, शारीरिक रूप पर वो परेशान रहेंगे, तो उसका असर कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और उसी तरह से मानसिक तौर पर उनको समस्याएं होती हैं तो उनका इम्पैक्ट उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। और ये उनकी जंग बहुत बचपन से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो जैसा कि मैडम ने भी बोला, ने कहा कि उनको दुनिया में लाने से लेकर, तो वहाँ पे उनको इतना एग्जर्ट करना पड़ता है कि हाँ, हमें हक है इस दुनिया में आने का। उसके बाद फिर इस दुनिया में आने के बाद उनको हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक लड़ना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद ही अवेयर नहीं है, खुद ही जागरूक नहीं है अपने बेसिक राइट्स को लेकर। डॉक्टर उमा कुमार, ये जो बात आ गई कि भेदभाव, तो भेदभाव के माहौल में जन्मी लड़की जो है, क्या जन्म के बाद फिर तो भेदभाव खान पान और हर चीज में होगा? अगर हम इस सोच को आगे बढ़ाते हुए उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर जो पड़ता है, क्या पैरामीटर्स हैं जो नजर आते हैं स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं के, जो चिंता में डालते हैं? देखिए, भेदभाव से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और स्ट्रेस बढ़ती है, तो स्ट्रेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और एक चीज़ और है, जैसे एडोलेसेंस पीरियड में, इवन बच्चों में अब्यूज़ की प्रॉब्लम, दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट। और जो डेवलपमेंट है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पाती। और अगर हम फिज़िकल डिसऑर्डर्स की बात करें, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो है, उसमें हर एज के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे इन्फेंसी है, उसमें बहुत सारे जो पेरीनेटल फैक्टर्स हैं जन्म के आसपास के, उस पर डिपेंड कर, जैसे अगर उनका ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्म नहीं है और एनी टाइप ऑफ फीडिंग इज़ नॉट प्रॉपर, तो उससे इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। इम्यूनाइजेशन अगर नहीं किया गया है तरीके से, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। एडोलेसेंस में अगेन वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एक चीज़ है, और दूसरा बाकी सुसाइडल टेंडेंसीज इस एज में देखी जाती हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं जो हेल्थ, बोन हेल्थ, जो एक इन्वेस्टमेंट है, 28-30 इयर्स तक होता है। उसके बाद उसका ब्याज इस्तेमाल करती है महिलाएं। तो और जब बात करें ओल्ड एज की या फिर मिडिल एज की, उसमें दूसरे तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि अगेन डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। विजुअल इम्पेयरमेंट, आँख की रोशनी का कम हो जाना, तो ये सारी चीज़ें एज वाइज हमें देखने को मिलती हैं। जी, तो एक लंबी लिस्ट हमारे सामने है डॉक्टर वीना की, जो ये दिखाती है कि कितनी सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिससे जूझना पड़ेगा अगर लापरवाही हुई या सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया। कौन से फैक्टर्स अगर बचपन और किशोर अवस्था को साथ में लें, आपसे ये समझें कि कौन से कारक आप मानती हैं जो कहीं ना कहीं उनके महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बचपन से शुरू होकर और किशोर अवस्था तक पहुंचने में? देखिए, एक तो कुछ पेरेंटल सपोर्ट होना घर में बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या है कि हमेशा लड़की को थोड़ा सा, हमारे कल्चरल नॉर्म्स समाज के ऐसे हैं कि लड़की को हमेशा लड़के से कुछ कम समझा जाता है, चाहे वो उसकी शिक्षा की बात हो, चाहे खान पान की बात हो। हमेशा थोड़ा डिवीज़न ऑफ फूड भी घर में अगर आप देखें तो आम तौर पे लड़के को थोड़ा ज़्यादा ही दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों के कारण जब लड़की एक बड़ी होती है, फिर उसका किशोर अवस्था में और बहुत सी प्रॉब्लम है, वो शारीरिक रूप से बढ़ रही है, उसमें अनीमिया की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की प्रॉब्लम, इन कारणों से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर कुछ हद तक मैं, अगर ऐसा ना हो कि नहीं घरों में, तो कुछ हद तक ये जो एक्सपोजर मीडिया का होता है कि उस लड़की को अपना जो जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो अच्छा होना है, तो वो डाइट पे भी चले जाती है। और कुछ ग्रुप ऐसा है जो एक गलत किस्म का डाइट खाता है। तो दोनों ही देखे जाते हैं, या तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से या फिर कम खाने की वजह से, जो एक लड़की को खुद अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि मैं अगर ये खाऊंगी तो पतली हो जाऊंगी। फिगर कॉन्शियस बहुत है आजकल की किशोर अवस्था की लड़कियां। और कुछ मैं कहूंगी कि फूड हैबिट्स भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपोजर हो गया है, तो उससे हमारे देश में ओबेसिटी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो ये ओबेसिटी होने से फिर आगे वो सारा जो चेन चलता है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वगैरह हो जाना। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये मैं उस पर खास तौर पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि इसमें यौन संबंधी शिक्षा ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर किशोर अवस्था में मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसके बारे में भी एक अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी संबंधित विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे एक दर्शक हैं नेपाल से, गणेश कुमार जी टेलीफोन लाइन पर। गणेश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार टोटल हेल्थ टीम को। आपको भी नमस्कार। आप नेपाल में हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं इस समय? हाँ, बहुत साल से देख रहे हैं। मतलब जब से शुरू है टोटल हेल्थ, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं और आज आपने फोन भी किया। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हमारा प्रॉब्लम यह है कि मतलब हमारा वाइफ 55 की है जी, तो उनको पीठ दर्द, जो कमर दर्द होता है, इसका प्रॉब्लम है जी। कमर दर्द का जैसे कि एक तो सेका ही आ रहा है अभी नेपाल में, जो क्या बोलता है, सेराजेन बोलता है, कोई है मशीन है, कोई मशीन जी। उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहते हैं। जरूर जरूर जरूर, आप टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा। डॉक्टर उमा आपके सवाल का जवाब दे रही हैं। उनकी उम्र और बता दीजिए। 55 ओके, ठीक है। देखिए 55 इयर्स की इनकी एज है और इनको लो बैक पेन होता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक वजह होती है ऐसी महिलाओं में। दूसरा, अगर उनका कामकाज करने का तरीका सही नहीं है, जैसे वजन उठाने का तरीका सही नहीं है, या फिर जब वो सोते हैं तो जो बेड यूज इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं है, तो उससे भी कमर में दर्द हो सकता है। और कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें उम्र के साथ साथ कुछ बदलाव आता है, जिसको कि स्पॉन्डाइलोसिस बोल देते हैं। उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन अगर दर्द इनका बहुत दिनों तक से चल रहा है और दूसरा इसकी वजह से वो पैरों में को भी दर्द आने लगा है
और लाइफस्टाइल इनकी ठीक नहीं रह पा रही, तो इनको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि कभी कभी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं इस एज में। जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं पे कैंसर हो और वो रीढ़ की हड्डी में चला गया हो, उसकी वजह से दर्द हो जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, एडोलेसेंट एज ग्रुप की हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर रुचि। तो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हमने कुछ जानी कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं इस एज में। ख़ास तौर पर अब देखा जा रहा है कि किशोर अवस्था में बहुत सी मानसिक समस्याएं भी होती हैं, जिसके अंदर एक माता पिता के साथ का जो जुड़ाव है या उनके साथ बातचीत करना वो नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ पीयर प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन सी समस्याओं से वहाँ पर किशोरियों को जूझना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ जो है उनका शारीरिक विकास भी हो रहा है और मानसिक समस्याएं भी साथ हैं। बिल्कुल, जैसे ही वो बचपन से किशोर अवस्था की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसी तरह से इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। पहले माँ बाप से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, अब उनका लगाव थोड़ा पीयर ग्रुप की तरफ या बाहर की दुनिया की तरफ होने लगता है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। पर आमतौर पर क्या होता है कि लड़कों में तो उस चीज़ को नॉर्मल माना जाता है, पर लड़कियों में ये माना जाता है कि कुछ गलत है। अगर उनका कुछ अट्रैक्शन है दूसरे जेंडर के लिए, दूसरे सेक्स के लिए, तो उसको भी गलत माना जाता है। या बहुत टाइम लगा रही हैं तैयार होने के लिए बहुत, मिरर के तो सामने। उसको कुछ एबनॉर्मल माना जाता है, जबकि ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, सभी में होती हैं, लड़कों में भी होती हैं, लड़कियों में भी होती हैं। तो ज्यादा जरूरी होता है कि पेरेंट्स के लिए कि उसको हेल्दी वे में उसको डील करें और किस चीज का किस तरह से क्या महत्व है वो टाइम से समझाएं। उसी तरह से कि जैसे कि बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, मेंसुरेशन है, तो मानसिक धर्म को भी ये देखा जाता है कि जैसे कि इट्स अ पनिशमेंट फॉर देम। तो अगर माँ बाप उस तरह से तबीयत दें कि नहीं भाई ये तो एक वरदान की तरह है, इट्स अ असेट फॉर अ फीमेल, तो वो जो गिल्ट शेम की फीलिंग्स है ना, वहीं से लड़कियों में वो डेवलप होती है और वो फिर आगे काफ़ी समय तक उनके साथ में रहती है जब वो एडल्टहुड में जाती हैं या फिर बुढ़ापे में जाती हैं। जैसे कि मिडिल एज में बहुत आजकल समस्या है कि जो महिलाएं हैं वो घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं, तो स्ट्रेस उन पर डबल है। और ऐसा नहीं है कि जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उन पर स्ट्रेस नहीं है, उन पर भी स्ट्रेस है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इंफीरियर समझा जाता है। सदियों से हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि जो काम पेड है, जो लेबर पेड है, मर्द बाहर काम करते हैं तो वो तो बहुत प्रेस्टिजियस है बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स, और जो घर में महिलाएं काम कर रही हैं बिकॉज दे आर कंज्यूमर्स, तो वहां से ना वो एक फीलिंग। Yes, good evening everyone. Good evening all of you. Good evening all lovely females. आप सभी का स्वागत है आज के हमारे स्पेशल वर्कशॉप के। आप सबको पता है हमारी टीआरएम कम्युनिटी ने स्पेशल महिलाओं के लिए, महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज वर्कशॉप का आयोजन किया हुआ है। स्पेशल वुमेन्स का वर्कशॉप है ना। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो शायद कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी में बिजी है, अपने घर के कामों में बिजी है, और आपने उनको लिंक शेयर की होगी। हमारे टीआरएम परिवार के कुछ सदस्य कहीं ना किसी की मदद करते रहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बहुत सारे परिवार के, है ना। तो आप उनको एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि उनको पता चले कि हमारा ये अमेजिंग वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहा है। राइट, अच्छी सी स्माइल वाला फेस रख के स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। यस, जब भी खुश रहते हैं ना तो ऑटोमेटिक हेल्थ अच्छी रहती है। राइट, सो खुश रहना जरूरी है। यस, हमारे वर्कशॉप की शुरुआत करें। मेरा नाम भूमि पटेल है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो शायद आज आप ऐसे हैं जिन्होंने, अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को ये सेशन खास सुनाइएगा। आपको पता है ये सेशन यूट्यूब लाइव भी चल रहा है ना। तो आपको यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, लाइव हो सकते हैं। कुछ लोग को ऐसा है अगर जूम यूज करना नहीं कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब में भी ये सेशन, ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सेशन मैं नहीं लेने वाली, एक अमेजिंग पर्सन आने वाले हैं जो हमारे टीआरएम कम्युनिटी के एक अमेजिंग पर्सनालिटी है। हमारे टीआरएम कम्युनिटी की बात करूं ना तो एवरी मंथ 800 से 1000 परिवार यहाँ पे अच्छा गाइडेंस पाते हैं और बहुत सारे अच्छे हेल्थ में कहीं ना कहीं बेनिफिट पाते हैं। और मैंने भी आज से 5.5 साल पहले ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी और यहाँ पे जैसे जैसे गाइडेंस मिला ना
तो आज मैं और मेरा पूरा परिवार हम मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज, बैक पेन, मूड स्विंग होना, गुस्सा आना। अगर सेशन के दौरान हमारे सीनियर कोच चाहेंगे ना, तो मैं भी अपनी हेल्थ जर्नी शेयर करना चाहूंगी। सो जल्दी से उनका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। आप चैट बॉक्स में वेलकम लिख सकते हैं, ब्रिंग इट ऑन लिख सकते हैं। हमारा सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। सो हम एक ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट करने वाले हैं जो ऑलरेडी 11 साल से भी ज्यादा समय से ये कम्युनिटी से कनेक्टेड है और बहुत सारे 1000 से भी ज्यादा परिवार को उन्होंने मदद की है अच्छी हेल्थ पाने के लिए, अच्छे हेल्थ के रिजल्ट पाने के लिए। बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया हुआ है, लोगों की जिंदगी चेंज करने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आप सबकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ सीनियर वेलनेस कोच का मैं स्वागत करना चाहूंगी। वेलकम मिसेस खुशबू भावसार, वेलकम मैम। यस, थैंक यू सो मच भूमि जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड यस, सबसे बड़ा थैंक यू मैं ये कम्युनिटी को बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज यही टीआरएम कम्युनिटी जहाँ पे आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, राइट। अभी मोर देन 450 पीपल्स, मतलब 450 आईडी, जो जूम आईडी है उससे भी ज्यादा लोग अभी हम, उतनी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं भी ऐसे ही एक दिन एक फैमिली, यही फैमिली के साथ जुड़ी थी और यहीं से हम डेवलप हुए हैं। और यस, काफी सारे फैमिली की यहीं से एजुकेशन लेते हुए हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगी। और यस, आज आप कुछ भी कर सकते थे, आपका कीमती समय अभी शाम का आपके फैमिली के साथ डिनर विनर कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने यहाँ निकाला बिकॉज ऑफ कि आपके लाइफ में आपको कुछ चेंज चाहिए, राइट। और ऐसा नहीं है, जैसे भूमि जी ने आगे बताया कि आज सिर्फ वुमन के बारे में है। ऑफ कोर्स मेल भी ये सुन सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार में भी एक महिला है, राइट। वो बेटी के स्वरूप में हो सकती है, पत्नी होती है, बहन, मम्मी, आंटी, कोई भी हो सकता है, राइट। तो हमें यहाँ पे मौजूद रहना है, यस। और यहाँ पे वैसे तो ये टीआरएम जो आप शब्द सुन रहे हो ना, वो फैमिली के बहुत सारे मेंबर है, वो हम लोग तो डेली मिलते हैं, राइट, है ना। जो देखो कितने सारे फेस में स्माइल आ गई कि यस, हम लोग डेली मॉर्निंग में मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, नॉलेज शेयरिंग होता है, यस। और लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी है कि जो नॉलेज लेने आए हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जानकारी लेने आए हैं वुमेन हेल्थ के बारे में, राइट। तो ये आप डेफिनेटली यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैट बॉक्स में है ना फर्स्ट या फिर एफ लिख सकते हो, राइट। जस्ट एफ लिख सकते हो, तो ताकि मुझे पता चले, यहाँ पे काफी सारे लोगों को पता चले कि यस आप फर्स्ट टाइम हो, राइट। यस, वाओ, अमेजिंग। आप एफ लिखिए तो भी हमें पता चल जाएगा, यस। और आपको है ना आज पूरे सेशन के दरमियान मेरे साथ है ना चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना है। रेडी हो ना उसके लिए? यस, बहुत ही बढ़िया, यस। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे ऐसे वर्कशॉप्स होते रहते हैं। आज हमने वुमेन हेल्थ के बारे में जानेंगे हम, हार्ट हेल्थ है, शुगर के बारे में, वेट लॉस के बारे में, ऐसे हमारे वर्कशॉप होते रहते हैं। और हमारा काम क्या होता है? लोगों को गाइड करना, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना, मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, लाइफ में क्या छोटे बड़े बदलाव लाके हम हमारी लाइफ को हेल्दी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो यही ये कम्युनिटी का गोल है, राइट। तो आज उसी के एक बेहतरीन टॉपिक को लेके मैं आई हूँ। मेरा नाम खुशबू भावसार है और पिछले 11 सालों से मैं ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई। और मेरा बैकग्राउंड बताऊं ना, तो मेरे 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 बैकग्राउंड में इतना सारा नॉलेज नहीं था तब मेरे साथ। और मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, वहां से मैं एक स्कूल की कोऑर्डिनेटर थी। और मेरी खाने पीने की हैबिट बहुत खराब थी। आप मेरा फोटो देख सकते हो, जो ऑरेंज ड्रेस दुपट्टा है ना, वो मेरी स्कूल की फोटो है। उसके बाद की नीचे वाली जो फोटो देख रहे हो ना, तो मेरी हेल्थ बहुत डिटोरेट हो रही थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसा खाना खाना चाहिए और कौन से टाइम पे खाना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, वो मुझे नॉलेज नहीं था। वही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारी मेडिसिन मेरे लाइफ में चलती थी और मैं थक गई थी। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, ये टीआरएम कम्युनिटी में मैं आई थी, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए आई थी।
और मैंने मेरी हेल्थ की शुरुआत की यहाँ से, है ना, मेरा 1 स्टेप यहाँ पे मैंने शुरू किया अच्छी हेल्थ के बारे में, और डेफिनेटली मेरे लाइफ में बहुत 360 बदलाव मेरी लाइफ में आए। आज एज ऑफ 40s में भी मदर ऑफ 2 किड्स, यस, मेरी टीनेज डॉटर है 15 साल की, 11 साल का लड़का है। आज उसके साथ हम लोग ये पुअर हेल्थ से एक अच्छी हेल्थ की तरफ आए हैं बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी एंड यहाँ के लोगों के गाइडेंस की बदौलत, राइट। सो थैंक यू सो मच। और इसी के अनुभव की वजह से मैं लोगों की लाइफ हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट। तो यस, यहाँ पे ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा कि आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यस, तो आज हम महिलाओं की हेल्थ के बारे में। तो महिला जब शब्द आता है ना, तब आगे अमेजिंग एक वीडियो आया कि महिलाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, राइट। पहले तो उनको धरती पे जन्म करने के लिए वहीं से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट। तो यस, ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों को अगर ऑडियो नहीं, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही हो तो आप चैट बॉक्स पे ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक मैसेज आया है कि कैसे आप हमारी आवाज सुन सकते हो, राइट। यस, तो जैसे कि हर एक हम स्त्री को लड़की, मतलब लड़की हुई वो उनके लिए सबको एक प्राउड होता है। आज सिनारियो चेंज हो चुका है, सबको अच्छी लगती है लड़कियां, लेकिन महिलाओं पे ज्यादातर बहुत सारी सब महिलाओं को पता है कि कैसे हेल्दी रहना है। आई एम राइट, है ना। यहाँ पे ऐसे कोई महिला है कि जिसे नहीं पता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे हेल्दी रहना है? नहीं, हमारे घर में किसी को भी बुखार आया हो, किसी को भी हेल्थ की तकलीफ हो, तो हमें पता है कि उनकी टेक केयर कैसे करनी है, राइट। लेकिन जब हमारे खुद के ऊपर कुछ आता है ना, तो तभी हम वहां पे भूल जाते हैं, है ना। खुद पे जब इम्प्लीमेंट करना है तब हम भूल जाते हैं, और खुद के लिए ही हमें टाइम नहीं होता है। बोलते हैं ना, भगवान ने महिलाओं को बनाया है फुर्सत से, लेकिन महिलाओं के पास फुर्सत ही नहीं बची है ना। वाह, देखो बहुत सारे लोगों के फेस पे स्माइल आ गई, राइट। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई हमारे घर में लड़की का जन्म होता है, लड़की धीरे धीरे ग्रोन अप होती है, तो उसका एक ग्रोन अप का एक एज होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि साइंस की भाषा में उसे बोला जाता है प्यूबर्टी पीरियड, जहां पे बिलो 20 साल से कम उम्र की लड़कियां जो हमारे घर में होती है, जैसे मेरी अभी बेटी है, तो आपके घर में भी ऐसी लड़कियां होगी जिसकी एज अभी 20-21 साल के अंदर है, राइट। 8 साल से लेके 20 साल तक। तो एनीवन, आपके किसी के घर पे ऐसी लड़कियां है कि तो आप डेफिनेटली हैंड रेस कर सकते हो यहाँ पे कि आपके घर पे अभी 8 साल से लेके 20 साल की एज तक की लड़कियां है आपके घर पे। वाओ, वाओ, अमेजिंग। यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। यस, यहाँ पे यहाँ पे जिग्ना जी है, जिग्ना शाह जी है, तो मैं उनको स्क्रीन पे लाती हूँ। मैम, आपको एक मैसेज आया होगा, आप अनम्यूट हो सकते हो, आप बोल सकते हो। यस, गुड मॉर्निंग जिग्ना जी। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। जिग्ना जी, आपके घर में कितने एज की लड़की है, मतलब आपके लड़की का एज क्या है? एक बड़ी बेटी है, वो 21 ईयर्स की है, और ओके, छोटी है वो 15 ईयर्स उसके कंप्लीट हुए हैं मैम। वाओ, अमेजिंग। तो जैसे आपकी जो 2 लड़कियां हैं 15 और 21 साल की, तो जैसे जैसे उसकी वो 10 साल के बाद वो बड़ी होती गई, तो उसके स्वभाव में क्या चेंज आया, बिहेवियर में? बड़ी वाली मेरी जो डॉटर है ना, वो पहले से ही एकदम काम नेचर की है और ओके, फेमिलियर ज्यादा है। और जो ओके, छोटी वाली है, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, थोड़ी अग्रेसिव भी होने लगी, थोड़ी उसको जो करना है वही वो करती है। और मतलब क्या जिद्दी खाने हो में, गए? हाँ जिद्दी। और अभी तो क्या वो यहाँ पे अकेली है, दूसरी डॉटर यहाँ है नहीं, वो आउट ओके, ऑफ एब्रोड है वो। ओके, तो उसको क्या, उसको सब मिल जाता है, तो वो उसका नेचर थोड़ा जिद्दी हो गया है। और अभी क्या है, राइट। डांटेंगे ना उसको बार बार, तो उसको बुरा लगेगा कि सबके सामने मुझे बोलते हैं। यस, उनको हाँ, अच्छा नहीं लगता है ना। नहीं पहले क्या लगता। होता था जिग्ना जी, जैसे हम लोग बड़े हुए तो हमारे मम्मी पापा सबके सामने डांटते थे, हम कुछ नहीं सबको बोल सकते मारते, थे, मारते भी थे। मारते थे, है ना। यस, करेक्ट। और आज हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते, राइट। नहीं बोल सकते। थोड़े यस, सेंसिटिव यहाँ क्या है मैम, कि अभी इस
वातावरण में बच्चों थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और मोबाइल में ज्यादा रहते हैं, तो फेमिलियर भी नहीं होते, यस और कुछ भी कहते हैं तो उनको अपने पे ले लेते हैं। हम जनरल भी बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे को ही बोलते हैं, यस यस, ऐसा उनको लगता वही है। लगता है कि ये मम्मी पापा निशाना मुझे ही बनाते हैं, हाँ, राइट। किसी का एग्जाम्पल दो ना तो भी ऐसा लगता है कि मेरे को ही बोलते हैं, ऐसा लगता है उसको। यस, बहुत ही अच्छी बात बताई जिग्ना जी। दूसरी चीज जिग्ना जी आपने बताई कि वो फैमिलियर नहीं होते हैं, वो इरेग्युलर होता है। तो जो हमारी लड़कियां होती है ये टाइम पे क्या होता है कि उनमें नए नए एक नया एक हार्मोन आता है, राइट। हार्मोन जैसे चेंज होते हैं उसके। चेंज होते हैं, लड़कियां फर्स्ट टाइम पीरियड में बैठती है तो ये एज ग्रुप में बैठती है, राइट। तो हम्म। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी लड़की पीरियड में कौन सी एज ग्रुप में आई थी, बैठी थी? 14 14 ईयर्स में। 14 साल की एज में। 14 साल में। यस। तो और मैं ये जान सकती हूँ जिग्ना जी, आपको याद हो तो आप फर्स्ट टाइम कब पीरियड में हुए थे? मैं तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया तब, और वो ओके तो और वो 9th स्टैंडर्ड में आई, 8th के वैकेशन में उसका हो गया स्टार्ट। ओके, वाओ। हम्म। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 16 साल के अराउंड आप फर्स्ट टाइम हाँ। पीरियड में हुए, तो आपकी लड़की अभी 14 या 13 साल की एज ग्रुप में वो लोग हम्म। पीरियड में हुए, राइट। तो यहाँ पे हम्म। काफी ऐसे मदर्स भी होंगे कि जिनकी लड़कियां अर्ली। तो क्या जिग्ना जी आप ये मानते हो कि अगर हमारे खाने पीने की हैबिट, जो हमारी लड़कियां आज ज्यादातर जंक फूड जंक खाती फूड। है, यस, हम्म। बाहर का खाती है, तो उससे उनका स्वभाव बदलता है, बॉडी स्ट्रक्चर बदलता है? 100% एग्री मैम। 100%। यस, ऐसी कितनी मम्मी है कि जो ये बिलीव करते हैं कि यही खाने पीने की हैबिट की वजह से बच्चे आज अनहेल्दी होते हैं, हमारी लड़की आज अनहेल्दी होती है। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि यस ये बात सही है, राइट। तो यस जिग्ना जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयर करने के लिए और आप आपका एक इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। तो जैसे यहाँ पे जिग्ना जी ने बताया कि बच्चों का टाइमिंग इरेगुलर होता है, और ये जो एज ग्रुप ऐसी होती है ना कि बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, अपने ऊपर हावी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना कि लेडीज के लिए जो मेन, जो लड़कियां जैसे बड़ी होती है तो उनका जो यूट्रस होता है ना, तो उनके दोनों दोनों साइड छोटी छोटी ओवरीज होती है, वन वन। तो दो ओवरीज होती है, वो मेजर फंक्शन करती है फीमेल के अंदर उसके हार्मोन बैलेंस करने के लिए। और जैसे ही एक ओवरी का काम है एस्ट्रोजन इंड्यूस करना और दूसरी का काम है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन वो है, वो महिलाओं का हार्मोन है, राइट। तो जैसे ही वो अपनी लड़की, हमारी बच्चियों के अंदर वो इंड्यूस होता है, तो वैसे ही वो पीरियड में बैठती है। तो तब बोलते हैं कि अभी लड़की मेरी बड़ी हो गई, हम ये शब्द का यूज करते हैं, हमारी लड़की अब बड़ी हो गई, राइट। तो ये तब होता है उनके साथ। लेकिन हमारे बच्चे लेट नाइट खाते हैं, आज बर्थडे पार्टीज, आज ये घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर जाके खाते हैं, स्कूल ट्यूशन में जाके खाते हैं, और फिर घर पे बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो यही जो एज है जहां पे बच्चों को ज्यादातर ध्यान रखना चाहिए एज अ पेरेंट, हमें भी उनका, कि वो अच्छा खाना खाए, लेकिन हम वो हटा देते हैं, राइट। और बच्चे जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, और क्या तकलीफ होती है, यहीं से पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, राइट। तो कितने लोग सफर करते हैं ऐसे कि उनके बच्चों का जब 16 से लेके 25 साल तक के हुए तब तक पीरियड इरेगुलर हुए थे, छोटी उम्र में। और पीरियड संबंधी जैसे जैसे बोलते हैं पीसीओडी बोल सकते हैं उसे, कि जो एज ग्रुप में हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, राइट, जहां पे हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं 30 की एज तक के, और वहां पे हमारे पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, राइट। या फिर पीरियड आते हैं तो स्टॉप नहीं होते हैं, या फिर सिस्ट की, ओवरीज की कोई तकलीफ है, उसके रिलेटेड हमें तकलीफ होती है। तो क्या आप, यस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि यस उनके साथ ऐसा होता है। तो यस, कंप्यूटर टीम मुझे हेल्प कर पाओगे? यस, यहाँ पे हमारे साथ मयूरी जी भी है। यस, गुड मॉर्निंग मयूरी जी। यस, आप बोल सकते हो मैम। यस यस मैम, गुड मॉर्निंग। जो मैम आपने बात की ना, ऐसा यस। मुझे होता था। मेरे पीरियड्स, मैं जब एट स्टैंडर्ड में थी ना, मेरे वैकेशंस में मेरे पीरियड
शुरू हो गए थे। और तब भी पेन तो रहता था, बट जब 22-23 की एज हुई ना, उस टाइम पर ये प्रॉब्लम थोड़ा सीवियर हो गया ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ओके उस टाइम पर लाइक पीरियड्स आने के पहले 1 वीक तक मुझे ब्लडर में बहुत ही हैवीनेस लगता था। अपर बॉडी पार्ट बहुत हैवी हो जाता था। इवन वो जो चिड़चिड़ापन आ जाता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, ये सब होता था। और पीरियड्स जब आते थे ना, तो मेरा लेग क्रैम्प्स और मुझे पेट में बहुत दुखता था, पेन बहुत होता था। मेरा लेफ्ट लेग मुझे बहुत पेन करता था। मुझे लिटरली 3 दिन तक वो पेन मैं गोली लेकर ही उसको मैं सहन करती थी। वो परिस्थिति थी। और जब मेरा पीरियड स्टार्टिंग हुआ था ना, तो हमारी 30-35 डेज की साइकिल थी ना, तो वो उस टाइम से मेरी साइकिल 45-40-50 डेज तक की हो गई थी। और तब से वो इश्यू मेरा कंटिन्यू रहा था। मुझे ऑलमोस्ट हर एक मंथ में एक कुछ ना कुछ अलग अलग होता था। लाइक कभी हैवी ब्लड फ्लो आता था। ये पेन तो रहता ही था, बट उसमें भी क्रैंकीनेस रहती थी। बहुत कुछ उस टाइम पर मैंने सहन किया था, मुझे पता है। पर वो जो पीसीओडी के अभी जो सिम्टम्स बोलते हैं ना, वो सारे मेरे उस टाइम पर थे। पर तब ऐसे कुछ बताने नहीं जाते थे डॉक्टर को। घर पे ही सब रेमेडीज कर करके चलाते थे। यस मैम। यस। क्या आप कुछ पूछना चाहते हो मैम? नहीं नहीं नहीं, यस मैम, आप यस। बोलिए। उसके बाद जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा। और वो ही मेरे प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत इश्यू हुआ। मेरा 3 टाइम मुझे मिसकैरेज हुए। क्यूरेटन करवाना पड़ा, क्योंकि मेरे हॉर्मोन्स भी इम्बैलेंस रहते थे। और पीरियड साइकिल भी मेरी प्रॉपर से डॉक्टर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। दवाई देते थे तो हर बार एक नई दवाई ऐड करनी पड़ती थी। तो मैंने प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन की। और मेन रीजन उसका यही था कि मेरी पीरियड साइकिल प्रॉपर नहीं थी, और बहुत ही क्रैम्प्स और वो सब रहता था। और उसी लकीली मुझे मेरी डॉटर बॉर्न हुई, पर 31 की एज में। 3 बार क्यूरेटन के बाद 31 की एज में डॉटर बॉर्न हुई। और बहुत सारी डेफिशिएंसी बॉडी में क्रिएट हुई। मुझे ऑटो इम्यून और आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम हो गया। पर मेरे हस्बैंड को ये गुड कम्युनिटी और मेरे वेलनेस कोच मिले थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये एक गुड फ्यूअल है, आपकी वाइफ को आप दे सकते हो। तो उस तरह से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। मेरे वेलनेस कोच का गाइडेंस मैंने लिया। तो ये हुआ कि मेरी आर्थराइटिस की और वो सब जो मेडिसिन में लेती थी ना, 21 मेडिसिन, मैम उसके साथ वो जो पावर था ना, हैवी डोज, वो धीरे धीरे जैसे कम होने लगा। और मेरी जो पीरियड साइकिल ना यस। 22। यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है या कोई मुझे इंटरनेट इश्यू लग रही है, राइट? मैम आपका वीडियो स्टिक हो गया है। ओके, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस, ओके ओके ओके, ओके। यस। तो वो जो मेरी जो पीरियड साइकिल का जो इश्यू था ना मैम, मेरी गोलियां तो जैसे कम होने लगी, उसके पावर कम होने लगे, पर मेरी पीरियड साइकिल 30 डेज की होने लगी। और अब 28 से 26 डेज की हो गई है। और आज मेरी एज 39 है। तो 39 की एज में ये पीरियड साइकिल, और अब कोई हैवी ब्लड फ्लो नहीं आता है, कोई 1 वीक पहले से पेन नहीं होता है। इवन मुझे सेम डे लाइक पीरियड आ जाता है ना, फिर भी मुझे इतना कोई इश्यू नहीं आता है। सो फीलिंग फैंटास्टिक। तो मुझे ये जो गाइडेंस मिला, ये जो गुड कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हूँ ना मैम, तो मैंने मेरे साथ साथ मेरे पूरे फैमिली की लाइफ और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सो यस, मच। अमेजिंग मयूरी जी, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छी तरह से शेयर किया कि आपको जो छोटी एज में जो दिक्कत होती थी उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम होते थे पीरियड इरेग्युलर में। ऑफ कोर्स हमें क्या सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है जब हमारे पीरियड इरेग्युलर होते हैं, तो सबसे पहले कंसीव करने में हमें तकलीफ होती है, राइट? जैसे ही हमारी शादी होती है, 1-2 साल हो जाते हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अभी आप 2 से 3 हो जाओ, है ना? और जब
वो 3 होने हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं जो आफ्टर मैरिज, है ना, और जब भी अगर कंसीव भी हो जाता है, तो जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद भी आफ्टर प्रेगनेंसी भी हमारे एज में हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे बदलाव आते हैं, राइट? कितने लोग एग्री करते हैं कि यस आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं? एनीवन जो ऐसा बिलीव करते हैं? मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि जैसे ही हम प्रेगनेंसी कंसीव होती है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद है ना बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि बार बार खाने की इच्छा होती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है ना, रात को नींद कंप्लीट नहीं होती है बच्चों के हिसाब से, तो दोपहर में सोते रहते हैं, काम में मतलब मजे नहीं रहते हैं, और उसके कारण बहुत सारे, जैसे खाना बनाने में तकलीफ होती है, खाना नहीं बनाते, चलो आज बाहर का आ गया, आज बच्चों को रखा है तो टाइम नहीं मिला, है ना, ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम बाहर का खाना खा लेते हैं, राइट? तो ऐसे कोई है कि और उसी की वजह से क्या होता है, बॉडी में वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। जब वजन बढ़ जाता है तो बोलते हैं हाँ अभी 2 से 3 हो गए ना, तो अभी ये है ना, नए चेंजेस बॉडी के अंदर, पुराने कपड़े नहीं आते हैं, नए कपड़ों में आ जाते हैं। कोई बोलता है, मुझे तो ऐसा बोलता था कोई, ये आपकी बेटी है, क्योंकि बेटी इतनी खूबसूरत और सुंदर दिखती थी और मम्मी ऐसी एजेड दिखती थी, तो कोई हमें ऐसे तरीके से देखता है तो बहुत गंदा लगता है। ऐसे कोई है कि जिनके साथ मेरे जैसा हुआ हो और वो ऐसा फील करते हो कि यस यस, यहाँ पे बहुत सारे मम्मियां हैं वो ऐसा मानती है। यस, यहाँ पे मीशा जी है जिन्होंने भी हैंड रेस किया है। यस, यहाँ हार्दिका जी है। यस मॉर्निंग मैम, यस गुड मॉर्निंग मीशा जी, गुड मॉर्निंग। यस मैम। मीशा जी, प्रेगनेंसी के बाद आपको आपके बॉडी में क्या चेंजेस आए, आपको क्या लगा? पहले तो मैम मेरा वजन ही बढ़ गया था, 78 kg हो गया ओके, था। जो वजन बढ़ता है, राइट। वो और 38 उसके ही साथ रहता था, 38 से 40 रहता था। ओके, और मेरी छोटी उम्र में ही शादी हुई थी, तो मेरा बच्चा भी 19 में आ गया। ओ इतनी कम उम्र में बेबी डिलीवर्ड हुआ, राइट? हाँ, तो बाद यस, में दिक्कतें भी बहुत आती थी। जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई, बाद में भी बहुत दिक्कतें आती है। फैमिली का भी देखना पड़ता है, हमारा भी देखना पड़ता है। यस। बाद में दूसरी बच्ची रहने में भी मेरे को बहुत दिक्कत आई थी। हाँ, 6 साल के क्या बाद ही हुई क्या वो भी। आपको पूछ सकती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, और प्रेगनेंसी के बाद बॉडी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया आपका? हाँ मैम। यस, हाँ बताइए मैम। ओके, आई थिंक उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। यस, हमारे पास हार्दिका जी है। यस, हेलो मैम, आपको एक पॉपअप आया होगा, बोल सकते हो। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। यस हार्दिका जी, बताइए प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी थी, तब मैंने 36 प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए मैंने 36 हर एक वीक पे एक प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगता था। और मेरे को अर्ली मतलब 14 की एज में मेरे को पीरियड आना जब शुरू हुआ, तो साइकिल बहुत इरेग्युलर रहती थी, और मेरा ओके, वेट मतलब बढ़ता ही जाता था। और प्रेगनेंसी के बाद तो ऐसा हुआ कि 75 kg मेरा वेट हो गया था। और प्रेगनेंसी के बाद वो तो वेट कभी कितना फर्स्ट कितना वजन बढ़ाया है आपने प्रेगनेंसी के बाद, कितना वजन बढ़ाया? मैंने जब शादी हुई तब 60 kg था, और प्रेगनेंसी के बाद 75 kg हुआ। 15 किलो वजन बढ़ा दिया, राइट? 15 किलो वजन बढ़ा दिया। और 3 साल तक तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव होने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी। तो मैंने बहुत कुछ करवाया है उसके लिए, दवाई वगैरह भी करवाई है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे तकलीफ बहुत रही। और प्रेगनेंसी एक मैं उस टाइम पे ऐसी मेरी सिचुएशन थी कि मैं एक इंजेक्शन मिस करूँ ना सपोज, तो हम्म। तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सपोज एक इंजेक्शन मिस किया ना, तो आपको मिसकैरेज के चांसेस है।
तो ऐसी सिचुएशन में मैंने प्रेगनेंसी 36 वीक तक प्रेगनेंसी कंसीव की थी, और जिस वीक मैंने इंजेक्शन नहीं लेना था ना, उस दिन डॉक्टर ने बोला था इस वीक में आपकी हो जाएगी डिलीवरी। ऐसा ऐसा हाल था कि प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ पड़ी। और उसके बाद भी जैसे देखो ना, तो चिड़चिड़ा नेचर हो गया था, और साइकिल तो तभी उसके बाद भी इरेग्युलर ही थी, कोई दवाई लेने के यस बाद भी कोई फर्क नहीं था। साइकिल तो तभी भी इरेग्युलर, बाद में भी इरेग्युलर थी, और यस। 15 और केजी वेट हार्दिका गेन जी, आउट आप कर लिया हमारे था। कम्युनिटी में कितने टाइम से जुड़े हुए हो? मैं कम्युनिटी में करीबन 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल हो गया। उसके बाद मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी, मैंने जब ये ग्यूट फ्यूल लेना शुरू किया, उसके बाद मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई ना, तो मैं सेकेंड प्रेगनेंसी का बताऊँ ना, मैंने एक भी दवाई नहीं ली है, एक भी इंजेक्शन नहीं लिया है, यस। और पूरी प्रेगनेंसी इस तरह से मैंने हेल्दी प्रेगनेंसी हुई है कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला। और उसी प्रेगनेंसी के बाद मैंने 15 केजी वेट लॉस किया है। वाओ, अमेजिंग, यस अमेजिंग हार्दिका जी, और थैंक यू सो मच यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। हार्दिका जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सबका वजन बढ़ता है, राइट? और कुछ लोगों का वजन होता है ना, तो वो वही का वही रहता है, बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, पानी निकल जाता है, लेकिन वजन वही का वही रहता है। हमें ऐसा लगता है कि आफ्टर डिलीवरी वजन कम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। और हमें डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे इन्होंने बताया, हार्दिका जी ने स्टीरॉइड लिए थे, हम लोग दवाइयां लेते हैं, कुछ लोग ड्रिलिंग करवाते हैं, यूट्रस ड्रिलिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है। वो सारी चीजें क्यों होती है पता है? हमारे बॉडी में एक पेनक्रिया होता है, तो वो पेनक्रिया वो रूल करता है। हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं तो वो पेनक्रिया रूल करता है। और हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम का हार्मोन, जो एक एक हार्मोन है, वो ज्यादा काम करने लगता है। तो क्या होता है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो फैट बन जाती है। लेकिन साथ साथ हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है, खाने पीने के टाइम सेट नहीं होते हैं, है ना? और ये हमारी रिप्रोडक्टिव जो एज है, जो 40 साल के अंदर, 21 से लेके 40 साल की जो हमारी एज है, तो वहां पे हमें ज्यादातर पोषक तत्व पे ध्यान देना चाहिए, बैलेंस खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये एज ग्रुप में हमारी शादी होती है, नया घर हम बनाने जाते हैं, और उसके बाद बच्चे का भी प्लानिंग करते हैं। बच्चों को भी पोषण चाहिए जो माता ही देने वाली है, और जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है तो हमारे बॉडी में से सारे पोषक तत्व बच्चों के अंदर चले जाते हैं, तो हमें वो लेने चाहिए। और वहीं से हम है ना लैक कर देते हैं, वहीं से हमारे बॉडी में से कमियां होना शुरू हो जाती है, वही एज ग्रुप से। तो हमें ध्यान रखना है कि ये एज ग्रुप में हमें ज्यादातर हमारी बॉडी के लिए अच्छा पोषक तत्व, खाने पीने की हैबिट, सोने और उठने का टाइम, पानी पीने की हैबिट, ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी चाहिए। नहीं तो आगे जाके पीसीओडी, पीसीओएस की तकलीफ हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर, वेट गेन, और ये सब जब दवाइयां लेते हैं ना, तो कुछ चीजें हमें बोलते हैं ना कि बेनिफिट में मिल जाती है, वो ऑफर में मिल जाती है, जैसे कि थायराइड आ गया, डायबिटीज आ गया, है ना? तो ये सारी चीजें हमें मिलती है। जैसे आगे मयूरी जी ने बताया, उनको आर्थराइटिस हो गया था, मुझे भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था आफ्टर प्रेगनेंसी। तो यही सारी चीजें हमें एड ऑन हो जाती है। फिर हम क्या बोलते हैं पता है, ये एक गोली लेनी है ना, बस चलेगा, है ना? तो हम गोली लेना, मतलब कि दवाई लेना, वो हमारे लिए इजी काम बन जाता है ना? लेकिन ऐसा नहीं सोचते हम कि बिना गोली के, बिना दवाइयों के मैं कैसे अपनी हेल्थ को अच्छी कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ ही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ही अच्छे नहीं होंगे तो सोचो घर वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। आज हमारा परिवार जितना हंसता खेलता है, तो वो हम बेड पे रहेंगे, हम ही एवरी मंथ ये पेट पकड़ के बैठ जाएंगे, है ना? और हम ही ऐसे चिड़चिड़े गुस्से वाले रहेंगे, तो हमारी फैमिली आगे कैसे अच्छी हेल्दी रह पाएगी? तो वो हमें ध्यान में रखना है ये एज ग्रुप में। दूसरा एक महत्वपूर्ण वाला एज ग्रुप होता है, वो होता है 40 से लेके 50 साल के बीच में। ये एज ग्रुप ऐसा होता है कि यहाँ पे है ना, हम ये मिडिल एज मानते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 80-100 साल हमारी एज होती है, तो हम हमारी ये मिडिल एज पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे बड़ा चेंजेस क्या होता है पता है? हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं,
और तब होता है ना एक जनरेशन गैप। हमारे घर के इन लॉज होते हैं, वो हमसे थोड़े बड़े होते हैं, हम और हमारे एक बच्चे, मतलब 3 जनरेशन का जो बीच वाली जनरेशन होती है ना, ये एज, उसे सहन करना पड़ता है, उसे सभी कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ता है। राइट? कितने लोग एग्री करते हैं कि यस, ये एज ग्रुप में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमें 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 ही सब लेट गो करना पड़ता है। राइट? तो ये एज ग्रुप में जनरली है ना, हमारे हेल्थ में डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव आते हैं। वेट गेन के साथ साथ ऐसा होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर भी हमारा बदल जाता है, एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है हमारे अंदर। बच्चे बोलते मम्मी तुझे ना पता चले, बड़े बोलते नहीं अभी आपको ना पता चले, हम हमारे टाइम पे ऐसा था। तो हमें वो ही नहीं पता चलता कि हम कौन से टाइम पे है। राइट? तो और हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं होती। देखो सुनीता जी ने इतनी बढ़िया स्माइल दी ना कि हाँ, हमें ही नहीं पता चलता कि हम कौन से टाइम पे है, हमें सिर्फ लोगों की सुननी होती है। राइट? और ये टाइम पे बोलते हैं ना कि पीरियड्स आते हैं लेकिन पेनफुल होते हैं, या फिर जो हमारे पीरियड जो ब्लड फ्लो होता है उसमें ज्यादातर क्लॉट जैसा आता है, बहुत पेन होता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, गर्मी लग जाती है एकदम से। एसी में बैठे हैं बहुत तो एकदम ठंडी लगी, फिर बंद कर दिया एसी, थोड़ी देर के बाद तुरंत ऐसा लगता है बहुत गर्मी। रात को सो गए हैं तो एकदम से गर्मी का एहसास होता है, हॉट फ्लैशेस जिसे बोलते हैं। राइट? तो हमें ये सारी तकलीफें होती है। तो हम बोलते हैं कि हम मेनोपॉज में आ गए, हमें मेनोपॉज चला। लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं जो एज 43 तक के, जो ये सारे हमारे पीरियड रिगार्डिंग जो मतलब जो तकलीफें होती है जो हमें देखने को मिलता है, तो ये इसे हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं कि प्री मेनोपॉज, कि यस अभी हम मेनोपॉज में जाने वाले हैं। तो उसके पहले की ये सारी चीजें हैं। अभी एक चीज बताओ कि जो ये मेनोपॉज है ना, वो कोई एक डिजीज नहीं है, ये एक सिचुएशन है। वो हर एक स्त्री के अंदर आने वाली है और हर एक स्त्री के साथ ये सिचुएशन आएगी। यस, यहाँ पे सुनीता भावसार जी है जो मेरी हर एक बात को एकदम एग्री कर रहे हैं। तो यस, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, मुझे वो ये एज ग्रुप के लगते हैं। यस सुनीता जी, आपको एक पॉपअप आएगा, आप अनम्यूट हो सकते हो। यस यस सुनीता जी आप मुझे बताओगे कि 40 से लेके 50 साल की एज ग्रुप में हमें क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या तकलीफें होती है? तकलीफ आती है, वेट बढ़ गया मेरा, और मेरे लड़के के होने के बाद तो थायराइड हो गया। 10 साल, मैं 12 साल से दवा लेती थायराइड की। और मेरी लड़की भी 20 साल की है, उसको भी तकलीफ होती है, पेन होता है, वो टाइम में होती है तब। तो मम्मी जी पेन होता है, मुझे लड़का बना तो अच्छा था, भगवान ने मुझे क्या लड़की बना दिया, मेरी लड़की ऐसा बोलती है। हाँ, ये मेरी पेन मेरी होता तो डॉटर पता है क्या बोलती है? मेरी डॉटर ये बोलती है कि मम्मी ये सिर्फ फीमेल को ही क्यों होता है? तो मैं उसको बोलती हूँ कि भगवान ने है ना महिलाओं को सृष्टि का वहन करने के लिए, मतलब फीमेल को एक न्यू जनरेशन जन्म देने के लिए काबिल बनाया है। इसीलिए कुछ तकलीफें मैं बोलती हूँ बेटा वो सिर्फ हमें ही होती है ना, कुछ ये जो है वो मेल को नहीं होती, ये हमें ही होती है। मैं उसे वैसे बताती हूँ। तो यस, हर एक लड़की ऐसा सोचती है। यस सुनीता जी। हाँ, तो वो बहुत तकलीफ, वो रोती है मम्मी कि मुझे लड़का मतलब भगवान अच्छा रहता। मैं न्यूट्रिशन चालू किया मैंने भी, और मैं लड़की को भी दे रही। मैंने कहा मैं लड़के को, हस्बैंड को, मेरे बेटे को चालू करें। 10 दिन हुए मैं मैडम को न्यूट्रिशन चालू करे हम यस लोग। लेकिन यस सुनीता जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी एज अभी कितनी है? 44 मैडम। 44। तो ये एज में अभी आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं स्वभाव में? जो आपने बताया कि एकदम गर्मी लगती है, चिड़चिड़ा हाँ, बहुत स्वभाव। गर्मी, इतना परसेवा होता है तो बहुत पसीना होता है। थोड़ा भी कुछ काम करो तो पसीना पसीना हो जाता है, थकान लगती है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, गुस्सा आती काम करने में भी, मूड नहीं आता, ऐसा होता था। पर ये न्यूट्रिशन बाद जोड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, थकान कम लगती है, एनर्जी अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा काम करने का मूड आता है भी, तो सब अच्छा लगता है मेरे को अभी। यस यस, थैंक यू सो मच सुनीता जी यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। यस, जैसे सुनीता जी ने बताया कि थकान लगता था, लेकिन ये कम्युनिटी में जुड़ने के बाद उनको ये सब रिलीफ मिला है, बिकॉज यहाँ पे उनको एक गाइडेंस मिलता है, यहाँ पे उनको एक मोटिवेशन मिलता है। तो यस, यहाँ पे स्नेहा जी है जिन्होंने भी हैंड रेज किया है। तो यस, गुड मॉर्निंग स्नेहा जी।
यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। यस मैम, आप बताइए कि ये जो एज ग्रुप होती है 40 साल के अराउंड की, तो वहां पे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और आप अगर वो एज ग्रुप के हो तो आपके बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे थे? यस मैम, मेरी एज 43 रनिंग है और मैं ओके। इसी एज ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। और यस। मैं जब बात करूँ ना कि अभी जैसे जैसे सब लोगों की बात सुनी ना कि 16 साल की उम्र में क्या चेंज होता था, 20 में क्या था, 30 की एज में क्या था, और हमारी एज में हम क्या फील कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं 16 साल की थी तब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे। तो तब मेरे पीरियड्स इतने पेनफुल थे, क्लॉटिंग होता था, काले काले गड्ढे जैसे खून निकलता था, और 7-7 दिन तक मुझे ब्लीडिंग होता था। और एक अजीब सी ऑर्डर आती थी, जैसे कोई मरी हुई चीज की स्मेल आती हो ना, उस हिसाब से। तो बहुत गंदा फीलिंग होता था और ठीक नहीं रहता था। डॉक्टर की टेबलेट्स वगैरह लेते थे हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से। तो वो डॉक्टर बोलते थे कि शादी होगी ना तो वो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शादी होने के बाद मैरिड लाइफ शुरू हुई तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और बढ़ता गया। 7 की जगह मुझे 10-10 दिनों तक पीरियड्स आने लग गए थे। तो मतलब इतना पेनफुल पीरियड वही जैसे अब आगे बताया ना कि इतना शरीर जैसे चूसता है ना अंदर से, वैसी ही ये हालत हो जाती थी। और पता नहीं चलता था कि बॉडी सरवाइव कैसे करे। खून इतना मतलब ब्लड फ्लो हो जाता था तो कमजोरी, चक्कर आते थे, आंखों के आगे अंधारा छा जाता था, और स्टेमिना कुछ भी नहीं रहता था। और कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह करवाए तो मुझे कंटिन्यूस 6-6 महीने तक हार्मोनल पिल्स देते थे बैलेंस में लाने के लिए। तो वो तो पीरियड्स मेरे रेगुलर नहीं होते थे, बल्कि 15-20 दिनों तक लगातार हैवी ब्लड फ्लो होता था। तो ये कंडीशन में बॉडी बहुत ही ज्यादा डिटोरिएट हो गई और विटामिन मिनरल सभी की डेफिशिएंसी आने लगी। एक एक करके ये दवा कम होने की जगह दूसरी 10 दवाइयां बढ़ गई, क्योंकि विटामिन बहुत सारे कम हो गए। तो B12, विटामिन सी, डी, आयरन सभी की टैबलेट्स बढ़ गई। मतलब एक कम करने की जगह 10 और बढ़ गया। और उसी वजह से इतने हैवी डोजेस के मेडिसिन देते थे तब मुझे साइड इफेक्ट में ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। तो इसीलिए बोन डेंसिटी भी बहुत खराब होने लग गई। और यूट्रस में इतने सारे मतलब जैसे अल्सर जैसे होता है ना, वैसे मुझे चांदे वाटर सिस्ट बहुत सारी हो गई ओवरी के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप कंसीव तो नहीं कर पाओगे, प्रेगनेंसी दूसरी नहीं रख पाओगे, तो आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक भी अगर सिस्ट में जैसे ब्लास्ट हुआ ना तो पूरा पॉइजन क्रिएट होगा और आपको हेल्थ में बहुत मतलब प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसी कंडीशन आ गई थी। और इसी दौरान मैं ये कम्युनिटी से जुड़ी। मेरे भाभी थी जो ये कम्युनिटी में पहले से थे, तो उन्होंने मुझे ये कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ मुझे नॉलेज बहुत अच्छा मिला, गाइडेंस मिला, कम्युनिटी के सपोर्ट से बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला कि जिससे मैं यहाँ अपनी हेल्थ अच्छी कर सकती हूँ। तो मैं आई थी यहाँ पर वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस तो मैंने 4 महीने में अमेजिंग 20 kg मैंने फैट लॉस किया। लेकिन साथ साथ ये सारे चैलेंजेस में से मैं बाहर आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। जो मुझे ओवरीज के लिए मुझे यूट्रस रिमूव करवाना बोला था वो ऑपरेशन मुझे नहीं करवाना पड़ा। और आज 43 की एज में मेरी 28 डेज की रेगुलर पीरियड साइकिल है। कोई मुझे प्री मेनोपॉज सिम्टम्स नहीं है। जो मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता था ना, जैसे कि इचिंग होता था, बैड ऑर्डर आती थी, तो ये सब कुछ नहीं होता। अभी ये पीरियड्स के दौरान भी इतना अमेजिंग और फ्रेश फील करते हैं। इवन वर्कआउट वगैरह भी ये दौरान कर सकते हैं, वरना वो 4 दिन ऐसा होता है ना कि कोने में पड़े रहो, किसी से बात नहीं करो। लेकिन बहुत अच्छा फील होता है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे ये अमेजिंग कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया और मेरी 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई। जो मैं पहले ये इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे
और Yes, इसकी thank- जगह इसकी वजह से मैं 27 से ज्यादा मेडिसिन डेली बेसिस पे लेती थी, लेकिन आज मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। yes, तो thank ये you so much. अमेजिंग मुझे रिजल्ट यहीं से मिला है। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू सो मच स्नेहा जी यहाँ पे शेयरिंग करने के लिए। और आपने बहुत ही एक बढ़िया बात बता दी कि जैसे कि जब छोटी उम्र से ही तकलीफ होती है तो आगे जाके प्रेगनेंसी रखने के लिए भी तकलीफ होती है। और जो दवाइयां लेते हैं तो हमारी जो यूट्रस होते हैं तो वहां पे अल्सर, जैसे वाटर फिब्रोइस बोलते हैं या फिर गांठ बोल सकते हैं हम, तो वो क्यों हो जाते हैं कि जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ती है, खाने पीने की हैबिट बिगड़ती है, हमारे ओवरीज का जो फंक्शन होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है ना, तो तभी हमारे बॉडी के, हमारे यूट्रस के अंदर, ओवरीज के अंदर छोटी छोटी सिस्ट होना शुरू हो जाती है। वो जैसे ही वो सिस्ट की शुरुआत होती है तो पहला इफेक्ट आता है हमारे पीरियड के ब्लड फ्लो के ऊपर। वो ज्यादा आता है या फिर कम आता है, या फिर जब भी आता है तो पेनफुल आता है। तो हम बोलते हैं ये मेरा अभी पीसीओडी पीसीओएस का सिस्टम, मतलब ये मेरे लक्षण हो गए, मुझे ये हो गया है। लेकिन एक्चुअली जो बेसिक जो होता है ना, वो हमारे अंदर के हार्मोन जो इम्बैलेंस हो गए हैं उसी की बदौलत हमें ये होता है। तो हम है ना ज्यादातर बोलते हैं ना शॉर्टकट में जाते हैं और यही सोच लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारे बॉडी को हम कैसे हील कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये एज ग्रुप में जैसे कि उन्होंने बताया कि ये तकलीफ होती है, लेकिन साथ में जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो वैसे वैसे बहुत और भी तकलीफें होती है, जैसे हेयर फॉल, स्किन डल होना, पिगमेंटेशन होना, है ना, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा कि ये कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे खो देते हैं और हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं और हम वो सोचते हैं ये 4-5 दिन हम घर पे ही बैठे रहेंगे, कहीं बाहर जाते हैं तो मूड नहीं रहता है। और तब हमारे परिवार में भी है ना हमारे साथ अपेक्षा बहुत होती है कि ये करेगी, और तब वो हम नहीं करते तो हमारे परिवार में भी हमारी है ना कहीं अनबन हो जाती है कि पहले तो तू ऐसी थी अब ऐसी है। लेकिन हमारे बॉडी में जो चेंजेस आता है तो वो हमारे परिवार वालों को नहीं पता होता है। तो है ना, मैं यहाँ पे हर एक फीमेल को बताना चाहूंगी कि आपके हर एक पीरियड साइकिल में आपके मूड के अंदर कुछ भी मीठा खाने का, तीखा खाने का कुछ भी इच्छा हो रहा है तो आप आपके फैमिली मेंबर को बताइए, आपके स्पाउस को बताइए, तो शेयर करिए, तो उतना ही आपको वहां से केयरिंग भी मिलेगा, राइट। तो शेयरिंग इज केयरिंग। और ये टाइम पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पोषक तत्व के ऊपर। एजुकेट मात्रा में प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, क्योंकि 30s के बाद फीमेल के अंदर नहीं, किसी के अंदर कैल्शियम नहीं बनता है, हमें बाहर से ही उसे लेना पड़ता है। तो वो हमें लेने की जरूरत है। सबसे बेस्ट है मॉर्निंग में हम 8 बजे से पहले का जो सनराइज होता है तो वहां पे हम 5-10 मिनट बैठ सकते हैं, एक पूरा सनराइज के सामने बैठ सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी को हमें एड ऑन करना चाहिए, राइट। दूसरा जो चीज है कि गुड फैट लेनी चाहिए और एक अच्छे से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो गॉड मेड होते हैं, भगवान ने बनाए हुए होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मानी कि जैसे आप बोल सकते हो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें हमारे दिन के खाने में ऐड करनी चाहिए। और जो बोलते हैं ना कि जंक बना दिया, कोई डिश बना दी किसी चीज की, और वो जो हमने खाया है कुछ बना के, जैसे पालक का मतलब जैसे कि ककड़ी लिया है, गाजर लिया है, ये सब का आपने रो खाए हैं सलाड फॉर्म में, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुए। लेकिन इसी की सारी की चीजों की सब्जी बना के आपने खा ली है तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गए, वो मैन मेड हो गया, तो वो वहां पे आपको ज्यादा कैलोरी मिलेगी। तो वो सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है, हेल्दी खाने की तरफ आपको आना चाहिए ये एज ग्रुप में, राइट। दूसरा जो 50+ का होता है तो वहां पे ऑलमोस्ट मेनोपॉज जो फेज होता है ना हमारा, वो कंप्लीट होने आया होता है। मतलब के मेनोपॉज में होता क्या है कि पीरियड अनसर्टेन हो जाते हैं, 2-3 महीने में एक बार होते हैं, 6 महीने में एक बार होते हैं, कभी सालाना नहीं होते हैं। अगर 1-1.5 साल तक आपको पीरियड नहीं आते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपका अभी मेनोपॉज खत्म हो गया, आप अभी मेनोपॉज में से बाहर हो, आप अभी पोस्ट मेनोपॉज फेज के अंदर हो, राइट। और अगर आपके पीरियड अभी आते हैं 2-3 महीने, 6-7 महीनों में दर्शन देके जाते हैं हमारे पीरियड ब्लड फ्लोज, तो आप डेफिनेटली अभी मेनोपॉज आपका चल रहा है। तो ये एज ग्रुप में सबसे मेजर क्या होता है पता है, लोनलीनेस होती है।
50+ फीमेल के अंदर, क्योंकि हमारे परिवार में जो बहू बेटियां होती है वो बड़ी हो गई है, वो उनके घर परिवार में व्यस्त हो गए हैं, तो हमें हमें हमारी फैमिली में हम अकेले हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें लोनलीनेस हो जाते हैं। हॉट फ्लैशेस, हार्ट के चैलेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, हार्ट रिलेटेड चैलेंजेस, प्रेशर आ जाता है, या फिर कोई भी हार्ट रिलेटेड चैलेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। मूड स्विंग्स तो ऑफ कोर्स आफ्टर 30 के बाद हर एक फीमेल को कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स रहते ही है। और सबसे ज्यादा है ना डिप्रेशन एंड यूरिन इन्फेक्शन। 40+ के बाद यूरिन इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट जो हमारा हार्मोन होता है, जब ये अप डाउन होते हैं, इसकी मात्रा जब प्लस माइनस हो जाती है, तब क्या होता है पता है, वजाइनल ड्राई हो जाती है। और उसी की वजह से ये जब वजाइनल ड्राई हो जाती है तो प्रॉपर उसे बोलते हैं ना गीलापन नहीं मिलता है, प्रॉपर उसे लुब्रिकेंट नहीं मिलता है, हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, तो ये टाइम पे हमारे यूरिनल ट्रैक पे भी जब यूरिन जाते हैं तो पेन होता है, या फिर बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पर्सनल हाइजीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर फीमेल पर्सनल हाइजीन मानती है लेकिन करते नहीं है, तो हमारे ये जो लोअर पार्ट है उसे हमें प्रॉपर हाइजीन में रखना जरूरी है। उसे बार बार जब भी यूरिन के लिए जाते हैं तो पानी से क्लीन करिए। हम ऐसी जगह पे ना जाए कि जहाँ पे ज्यादा बैक्टीरिया हो, इन्फेक्शन हो, तो हमें वो ध्यान में रखना है। दूसरी चीज एक फीमेल को होती है ज्यादातर वाइट डिस्चार्ज, है ना, ये हमें जैसे बोलते हैं ना 20+ फीमेल से ये शुरू हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ है। तो वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, वो एक तरह का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी में इंफेक्शन ना हो उसे रेजिस्ट करने के लिए वो एक वाइट डिस्चार्ज होता है। तो वो कुछ मात्रा में अगर होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक हद से ज्यादा होता है तो ऑफकोर्स हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो मैं पर्सनली ट्रैवलिंग में होती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है, मुझे ये पता है शादी ब्याह में गई हूँ, ट्रैवल में हूँ, कोई मैं इवेंट वगैरह में गई हूँ, तो मैं पर्सनली पेंटी लाइनर आता है वो मैं एक सजेस्ट करूंगी कि इनर हाइजीन के लिए हम ये यूज करें तो अच्छा है। तो जिससे हमारा मतलब बोलते हैं ना कि हमारे कपड़े अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा अंदर का हाइजीन भी अच्छा रहेगा। तो हमें वो ऐसी चीजें हमें यूज करनी चाहिए ताकि हमारा हाइजीन अच्छा रहे, राइट। तो वाइप्स आते हैं, तो अगर आप वाइप्स यूज कर सकते हो तो आप वो वाइप्स भी यूज कर सकते हो, जिससे हमारा वो पार्ट जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो हम क्लीन रख सके, राइट। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। साथ में जब भी हम ये एज ग्रुप में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अभी 50 साल हो गए, बाद में अभी पता नहीं क्या होगा, हमें वो नहीं पता चलता है। लेकिन वहां पे हमें सैड होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ नया, हम नया भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि जो आपको पसंद हो, है ना, तो वो चीजें करेंगे, हम खुश रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करना चाहूंगी कि फर्स्ट टिप्स मान लीजिए आज के सेशन के या आज के वर्कशॉप की कि क्या हो सकता है। तो पहला हमें क्या ध्यान रखना है, ओवरऑल हम कोई भी एज ग्रुप में हो, कि हमें वो ध्यान में रखना है कि हमारे दिमाग को हमें ठंडा रखना है, मतलब कि कूल एंड काम रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, बात बात पे हमें बातों को मन पे नहीं लेना है, गुस्सा हमें कर रहे हो लेकिन लिमिट में करिए, बहुत ज्यादा गुस्से वाले नहीं रहना है क्योंकि यहाँ पे जुरिया आ जाएगी गुस्सों से, राइट। तो हमें उससे बचना है ना। और हमें हमारी बातों को शेयर करना है, हमारी बात दिल के अंदर नहीं रखनी है, बातों को शेयर करिए तो ताकि आपकी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल सके, राइट। देन घर के अलावा भी कुछ काम होते हैं हमारे मन पसंदीदा काम, तो आप वो करिए जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहो, है ना। वो फोकस रखना है कि हमें स्ट्रेस से दूर रहना है, मतलब कि दिमाग को ठंडा रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पेट को नर्म रखना है, मतलब कि मम्मियों को, वुमन को ज्यादातर होता है कि वो बचा कुचा खाना खा लेते हैं, है ना, ये बचा है ना मैं खा लूंगी, फ्रीज में रख देती हूँ। तो हमें ऐसा बासी खाना अवॉइड करना है जिसमें ज्यादा जम हो जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन का न भी नहीं होता है, और वो चीजों से हमें दूर रहता है, राइट। तो हमें फ्रेश खाना खाना है, गर्म खाना खाना है, उस पर फोकस करना है। साथ में
हमें बैलेंस डाइट, हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमें एजुकेट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, गुड फैट, अच्छी फैट जिसे हम ओमेगा 3 बोलते हैं, लेकिन जो हमारा घी तेल बटर है वो ओमेगा 6 है, तो वो बैड फैट को हमें कम लेना है, लेकिन अच्छी फैट हमें ज्यादा लेनी है। पानी, 60 से 70% हमारे बॉडी का वजन पानी से बना हुआ होता है, तो पानी हम भूल जाते हैं, है ना, घर के काम में और किसी के काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हस्बैंड के टिफिन के टाइम, बच्चों के टाइम, वो हम अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं, लेकिन खुद के टाइम हम भूल जाते हैं, तो हमें वो टाइम पे फोकस करना है, राइट। और ऐसी चीजें लेनी है कि डेली हमारे थाली के अंदर कुछ रॉ सलाद होने चाहिए, बटर मिल्क होना चाहिए जो प्रोबायोटिक का काम करेगा, राइट। अच्छी फैट में आप घी का यूज कर सकते हो, कच्चा घी 1 चम्मच ले सकते हो आपके बिफोर लंच में, जो आपके जॉइंट्स को, अब हमारी बोन डेंसिटी के लिए अच्छा रहेगा, तो हमें उसका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जो भी खाना खाते हैं तो वो हमें गर्म खाना खाना है और हेल्दी खाना खाना है। ध्यान में रखना है कि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन अवश्य होना चाहिए, हमारे तीनों खाने के अंदर, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच और डिनर हो, हमारे उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? हमें लेग्यूम से मिलेगा, कठोल है, स्प्राउट्स है, वहां से मिल सकता है। अभी ये सब क्यों चाहिए हम सबको, राइट? क्योंकि जैसे ही हमारे पीरियड्स आते हैं, फ्लो आता है, तो वो फ्लो में किसका लॉस होता है? ब्लड का। और वो जो ब्लड होता है वो वन काइंड ऑफ आयरन का लॉस होता है, तो हमें वो टाइम पे तो आयरन लेना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है, पूरी लाइफ लॉन्ग हमें आयरन की जरूरत होती है। ज्यादातर महिलाओं को B12, फॉलिक एसिड और आयरन की कमी उनके बॉडी में पाई जाती है, उसकी बदौलत उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आयरन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप नॉर्मल देखोगे तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, है ना? तो नॉर्मल जो हमारा खाना होता है उसमें से हमें प्रॉपर उतना आयरन नहीं मिलता है। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जहाँ पे हम एक अमेजिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं, तो हमें पूरा एक कॉम्बो एक हमारे फ्यूल में मिल जाता है, तो जहां से हमें सारे पोषक तत्व जो हमारे बॉडी की नीड है वो हमें मिलती है, ताकि वो इजी वे में, कंफर्टेबल वे में हम हमारे बॉडी की नीड को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। देन हमें जिंक भी चाहिए। जिंक हमारे बॉडी, हमारे हार्मोन को, हमारे बॉडी के अंदर मेल हार्मोन को डिक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, तो हमें जिंक की मात्रा भी हमारे बॉडी में चाहिए। तो जिंक ज्यादातर नॉनवेज सोर्स, मीट वगैरह में से मिलता है, लेकिन अगर हम वेजिटेरियन सोर्स की बात करें तो बीन्स है, नट्स है, लेंटिल्स है, उसमें से हमें जिंक मिल सकता है। उसके साथ साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमें डेली लेने चाहिए। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? वो हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है, साथ में प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज में हमारी हेल्थ को सपोर्ट करता है अंदर से, लीवर फंक्शन के लिए अच्छा है, मूड स्विंग के लिए भी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, राइट। तो ये ज्यादातर आपको बेरीज में से मिलेंगे, जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, चेसबेरी, गोजी बेरीज। तो ऐसी सारी बेरीज, अभी आप सोचोगे ये सब बेरीज में कहाँ लेने जाऊं, है ना? तो हमें भी पता नहीं था ये सब कहाँ मिलता है, कैसे लाने का, रोज लाओ रोज खाओ, तो वो सब किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा इजी सॉल्यूशन मिल सके कि यस यहाँ से आप ये सारी चीजें आप ले सकते हो, तो कितने लोग एक्साइटेड हो गए? तो आप हैंड रेस कर सकते हो, यस इजी वे में मिले तो यस मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वाह, अमेजिंग है ना, फीमेल पावर रॉक। तो उसके साथ साथ हमें हेल्दी फैट्स है, राइट, और कैल्शियम हमारी बोन डेंसिटी के लिए, और हमारे मेनोपॉज पीरियड के टाइम भी कैल्शियम हमें आवश्यक है। इवन अगर आप प्रेगनेंसी फेज में हो तब भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की आवश्यकता है, राइट। तो हमें कैल्शियम भी लेना चाहिए। तो कैल्शियम हमारा बेस्ट सोर्स है, अगर हम दूध लेते हैं या फिर पनीर, ऐसी सारी चीजें लेते हैं तो उससे भी हमें कैल्शियम मिल सकता है। और बेस्ट है सनलाइट, हमें सनलाइट में रहेंगे तो विटामिन डी और वो हमें इजी वे में मिल सकता है। तीसरा चीज है, हमें हमारे पैर को गर्म रखना है, मतलब कि घर का काम तो करते हैं तो उससे हमें थकावट होती है ना, घर के काम से हम थक जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम करना है जिससे हमारी एनर्जी बढ़े, हमारी एक्टिवनेस बढ़े। तो वो क्या हो सकता है? जैसे आप वॉक करो, प्राणायाम करो, घर पे ही बैठ के योगा करो,
तो हमें वो उसके ऊपर फोकस करना है जिससे हमें एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, राइट। और हमें मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसी कम्युनिटी में रहो कि जहां पे आपको मोटिवेट करे, है ना, हमारे जैसे ही लोग हो, और वहां पे हमें मोटिवेट किया जाए कि डोंट वरी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आपको भी अच्छा हो जाएगा, अभी मुझे ऐसा है। तो हमें वो चीज पे फोकस करना चाहिए, नहीं कि हमारी प्रॉब्लम के ऊपर। तो हमें ही थोड़ा हमारा स्वभाव चेंज करना चाहिए, राइट। और एक बात है ना कि तन जितना घूमेगा ना उतना स्वस्थ रहेगा, और मन जितना शांत रहेगा ना उतना स्वस्थ रहेगा। तो ये चीज हम हर एक फीमेल को ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ पे आप लोगों को जिन्होंने भी ये लिंक दी है आज की, कि आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, डेफिनेटली ये सेशन खत्म होने के बाद आप उनको फोन करिएगा, उनसे बात करिएगा कि यहाँ पे मैंने देखा, समझा, और मुझे भी वो अमेजिंग चीजें जाननी है, ये कम्युनिटी में ज्वाइन होना है, एजुकेशन लेना है, राइट। तो यहाँ पे आप सभी को वेलकम किया जाएगा। और आप जब भी हमारे कम्युनिटी में आते हो, राइट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, राइट। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे जो मैंने बोला, सपोर्ट, मोटिवेशन, वो तो मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, आप आपके दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हो वो पूरा गाइडेंस आपको यहाँ से प्रॉपर मिलेगा। और वो प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 24/7 आपको हेल्प करेगा, आपके ही टाइमिंग पे आप कैसे अच्छे रह सकते हो, बन सकते हो, मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, उसके बारे में आपको पुश करेंगे, नॉलेज देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। और तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ से एक गुड फूड मिलेगा, है ना, एक बेहतरीन खाना मिलेगा, जो खाना जो हम सबके लिए अच्छा है, घर के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, है ना, मतलब इंसान मात्र जो सजीव है, जो सांस ले सकते हैं, वो सभी के लिए बेस्ट एक खाना यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और वो जो खाना है ना, वो बैलेंस डाइट से बना हुआ है, मतलब कि उसके अंदर बैलेंस न्यूट्रिशन, जो मैंने आगे बात की कि हमें जिंक, फॉलिक एसिड, B12, आयरन, ये सारी चीजें, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, कैल्शियम लेना है। तो ये सारी चीजें हम दिन भर कहाँ ढूंढेंगे लेने के लिए। तो अगर एक ही सोर्स में, एक ही मात्रा में अगर हमें मिल जाए, और वो एक सचोट के यस इस अ फूड, मतलब खुराक के माध्यम में वो अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, राइट। तो वो आपको मिलेगा, मतलब वो फ्यूल आपको मिलेगा। साथ में यहाँ से जो हमारे मेन जो 3 हार्मोन होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है इंसुलिन जो हमारे बॉडी में जनरेट होता है, साथ में होता है कॉर्टिसोल जूस जो हमें स्ट्रेस देता है, फैट बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये तीनों हार्मोन पे हम काम कर सकते हैं गुड फूड की मदद से। अगर ये गुड फूड हम लेते हैं तो ये तीनों हार्मोन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ताकि हम एक अच्छा वेट पा सकते हैं, एक अच्छी लाइफ पा सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये फेज हमारे लाइफ में आएगा, मेनोपॉज आएगा, प्री फेज आएगा, पोस्ट फेज आएगा, लेकिन वो फेज पे जो जनरली लोगों को तकलीफ होती है वो नहीं होगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो हमें वैसे वैसे माहौल में हम रह सकते हैं। तो यस, उसी के साथ मैं आज का इस सेशन यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। और डेफिनेटली आज जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है, आप उनसे तुरंत बात करिएगा, और आई होप कि आप हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होगे। और कल हमारे कम्युनिटी में बहुत ही एक बढ़िया मतलब के टॉपिक के बारे में हम डेली सुबह में बात करते हैं, तो आप भी फटाफट हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए, और साथ में हम एजुकेशन लेंगे और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर। एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ Yes, पर sir. खुशबू जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आज तीसरा दिन है, राइट। तो जिसका भी तीसरा दिन आज है, आप कम्युनिटी में 3 दिन से आ रहे हो, तो उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग होगी। तो जिसने भी आपको लिंक भेजी आज की, उनसे फिर से एक बार बात कर लीजिए, वो आपको एक दूसरी लिंक भेजेंगे, और वहां पर ज्वाइन करने के लिए आपको 2024 का पासकोड डालना होगा। तो आप
पर्सनली वेलनेस कोच से बात कर पाएंगे और आपके कोई भी कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो आप दूर कर पाओगे। लेकिन एक ही कंडीशन है, आज आपका तीसरा दिन होना चाहिए, और जिसका पहला या दूसरा दिन है उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप 3 दिन हमारे साथ रहिए। आज आपको ये यूजफुल इंफॉर्मेशन लगी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ शेयर किया, तो और 2 दिन हमारे साथ रहिए, आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय, गुड नाइट।